नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हमारा जो आरक्षी का बैच चल रहा है उसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ समास की क्लास, जिसमें हम समास के बारे में पढ़ेंगे, इसके सारे भेद, सारे रूप और कैसे हम बहुत ही इजीली ट्रिक के साथ समास के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या है। समास शब्द का अर्थ है बच्चों संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज को छोटा कर देना, किसी भी शब्द को, दो शब्दों को मिलाकर क्या कर देना, एक छोटा शब्द बना देना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास, और इस प्रक्रिया से जो हमको शब्द मिलता है उसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समास का तात्पर्य क्या है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण मतलब किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी किसी भी बड़ी चीज का जो छोटा रूप होगा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। अब अर्थ जो निकलेगा वो वही निकलेगा जो हम दो शब्दों में या बड़े शब्दों में अर्थ निकालते हैं, वही शब्द का अर्थ हमारा क्या निकलेगा, उस संक्षिप्त शब्द से निकल जाएगा, उस छोटे शब्द से निकल जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द, छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए समास जो है संधि से थोड़ा सा अलग चीज है। जैसे संधि में भी क्या हो रहा था, दो शब्द आपस में मिल रहे थे और एक नया शब्द बन रहा था। उसमें क्या होता था कि जो दो शब्द हमारे मिलकर नया शब्द बनाते थे उसका अर्थ क्या होता था, कई बारी बिल्कुल अलग निकल जाता था। तो इसमें क्या है, इसमें अर्थ हमारा वही निकलेगा जो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, या दो से अधिक शब्दों का जो अलग अलग अर्थ निकल रहा है मिलाकर वही अर्थ हमारा क्या निकलेगा, समान अर्थ निकलेगा, सेम उसका अर्थ निकलेगा समास के अंदर। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है, वहां समास होता है। मैंने आपको बतलाया कि जो वाक्य या जो बात हम या जो अर्थ हम ज्यादा शब्दों में बता रहे थे उसको संक्षिप्त कर देना, कम शब्दों में उसी अर्थ को बता देना, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बतलाई सामासिक शब्द। तो जो समास की प्रक्रिया से हमारा नया शब्द बनेगा वो हमारा सामासिक शब्द कहलाएगा। समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह हमारा क्या है, जो हमारा सामासिक शब्द बना है उसको हम वापस से तोड़कर दो या अधिक शब्दों में क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, तो उस क्रिया को हम कहेंगे सामासिक विग्रह या समास विग्रह। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर शब्द बनने को समास कहेंगे, और उस शब्द को तोड़ के वापिस शब्द, दो या दो से अधिक शब्द बनने को हम समास विग्रह कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें, 3 पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे कि समास क्या होता है, सामासिक शब्द क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना कि हमारे समास के भेद कितने हैं। हमारे समास के बेसिकली कितने भेद हैं, 6 प्रकार के समास हैं हमारे। कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है, ये 6 हमारे समास के रूप हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 एक एक करके पूरा डिटेल में देखते हैं और कैसे कैसे इनको याद रखना है वो चीज डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, अव्ययी भाव। अब आप इसमें देखोगे, इसमें आपको एक शब्द दिखेगा, क्या, अव्यय। अव्यय शब्द से अव्ययी भाव शब्द बना है, यानी अव्यय आप सब जानते हैं, अव्यय क्या हो, जहां पर क्या होता है, व्यय का अभाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी जो चीज व्यय ना हो रही हो उसके हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। तो अव्यय भाव समास में हमारा क्या होता है, एक जो शब्द है, एक जो पद है वो क्या होगा, अव्यय होगा, यानी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। लिंग, कारक, वचन, किसी भी आधार पर उस शब्द में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वो शब्द क्या होगा, हमारा अव्यय शब्द होगा। तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। अब देखते हैं वो शब्द कौन सा होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, यानी जो पहला शब्द है हमारे अव्यय भाव समास का वो क्या होगा, अव्यय होगा। अब देखिए इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा और बतला दूं, प्रथम पद और द्वितीय पद। बेसिकली हर एक सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पद, पहला पद और बाद वाला पद, उसको बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, ये 2 पद होते हैं प्रत्येक सामासिक शब्द में।
प्रथम पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव में क्या है, हमारा जो प्रथम पद है, पहला जो पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा और उसका अर्थ प्रधान होगा। यानी जो उस शब्द में, जो हमारा सामासिक शब्द है अव्यय भाव का, उसमें जो प्रधानता होगी अर्थ की, वो किसकी होगी, प्रथम पद की होगी, और प्रथम पद हमारा क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अव्यय पद का प्रारूप है उस पर लिंग, वचन, कारक इनमें से किसी का भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई इफेक्ट उनका नहीं पड़ेगा, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे हम ये शब्द देखें, यथाशक्ति, यथाशक्ति अगर आप शब्द देखेंगे तो यथाशक्ति का अर्थ क्या है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसमें आप देखो इसका अर्थ जो निकल रहा है, पहला पद देखते हैं, पहला पद क्या है, यथा, पहला पद क्या है, यथा, और उत्तर पद क्या है हमारा, शक्ति। ठीक, तो अब देखिए यथा क्या है, यथा एक अव्यय शब्द है जिसका क्या है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आएगा, ये व्यय नहीं होगा। अब यथा शब्द में चाहे आप बाद वाले शब्द में लिंग का, वचन का, कारक का, किसी भी चीज का परिवर्तन करिए, यथा शब्द कैसा रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इस पर इन सब चीजों का कोई इफेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये अव्यय है। तो पहला पद हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया। तो ये तो हमें कन्फर्म हो गई कि भाई पहला पद हमारा अव्यय है, तो ये अव्यय भाव समास है। अब हमें क्या देखना है कि क्या पहला पद प्रधान भी है। तो प्रधान का कैसे पता लगाएंगे, यथाशक्ति का हमारा अर्थ क्या है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब आप देखेंगे कि इसका भाव क्या निकल रहा है, जो इसमें मेन बात कही गई है, जो इसमें प्रधानता है चीज में, वो क्या है कि भाई शक्ति के अनुसार काम होगा, शक्ति के अनुसार, यानी शक्ति को डिपेंड कर दिया गया किस पे, इस अनुसार शब्द पे। तो हमारा प्रधान क्या हो गया यहाँ पर, अनुसार। अनुसार किसका अर्थ है, यथा का। ऐसे ही यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रधानता किसकी है, इस शब्द की, प्रत्येक की, प्रति की। तो पहला शब्द क्या है हमारा, अव्यय है, और अर्थ उसका क्या है, प्रधान है। वही हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। क्या कि जहां पर भी आपको एक ऐसा शब्द मिले जो क्या हो, अव्यय हो, अव्यय शब्द आप कैसे पहचानेंगे कि उस शब्द में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी कारण से इन शब्दों में पहला जो शब्द है, अव्यय शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वहां पर हम तुरंत पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा समास है, हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या प्रधान वो पहचान है कि इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा। इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद जो है उसकी प्रधानता होगी, और यह जो है कारक से जुदा समास है। यानी इसमें जो है कारक चिन्ह जो होता है हमारा, वो लोप हो जाता है। उसका कैसे लोप हो जाता है, क्या कारक चिन्ह होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। यह कारक से जुदा समास है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। यानी जब हम इस समासिक शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, एक कारक चिन्ह आ जाएगा। वो कारक चिन्ह कहाँ से आएगा, वो कारक चिन्ह जो हमारा, जब हमने समास बनाया था, सामासिक प्रक्रिया करी थी, तो उस समय जो हमारा कारक चिन्ह का लोप हो गया था, वही कारक चिन्ह वापस आ जाएगा। कब, समास विग्रह करते समय। ठीक है, अब कारक चिन्ह आप जानते हो, कारक आप जानते हो, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ये सब क्या है, हमारे कारक हैं। अब इनके अपने अपने क्या हैं, कारक चिन्ह हैं। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को, इसी तरह से कर्ण का कारक चिन्ह है, अपादान का, संप्रदान का, संबोधन का, सबके अपने अपने कारण चिन्ह है ना। अब उन्हीं कारण चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के हमने आगे क्या करे हैं, भेद करे हैं हिंदी में, कि तत्पुरुष समास जो है हमारा आगे कारक चिन्हों के आधार पर विभाजित हो जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा तत्पुरुष समास बनता कैसे। जैसे देखें, देशभक्ति शब्द है। देशभक्ति शब्द में आप देखेंगे कि प्रधानता किसकी है, देश की, के भक्ति की। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ क्या है, देश के लिए भक्ति, मतलब भक्ति जो शब्द है वो प्रधान है। दूसरा पद हमारा
प्रधान होगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो भाई राजपुत्र किस कहेंगे? राजा के पुत्र को ही कहेंगे हम। तो मेन चीज क्या है? सेकंड जो हमारा, दूसरा जो हमारा उत्तर पद है उसकी प्रधानता होगी। सबसे पहली चीज जो हमें तत्पुरुष समास में याद रखनी है कि जो हमारा उत्तर पद है उसकी प्रधानता होगी। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो पूर्व पद हमारा अव्यय भाव की, और वो पूछ ले किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद में हमारे तत्पुरुष समास की। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना तत्पुरुष समास का। अब देखिए यहां पर क्या है? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आ गया कारक चिन्ह। राजपुत्र, राजा का पुत्र। शराहत, शर से आहत, तो ये सब कारक चिन्ह क्या है? जब समास विग्रह आप करोगे सामासिक शब्द का तो ये कारक चिन्ह आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कारक चिन्हों के आधार पर वन बाय वन तत्पुरुष समास के भेद। तो हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं कारक चिन्हों के आधार पर। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, अब जो हमारा कर्म का कारक चिन्ह है, कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है वो ही कर्म तत्पुरुष समास में आएगा। करण का करण तत्पुरुष में, संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो संप्रदान तत्पुरुष में आ जाएगा। अपादान कारक चिन्ह क्या होगा? अपादान तत्पुरुष में आ जाएगा। संबंध का जो कारक चिन्ह है वो संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा, और जो अधिकरण का हमारा कारक चिन्ह है वो अधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कारक चिन्ह आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल है, वन बाय वन देखते हुए चलते हैं तो हमें उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं हम कर्म तत्पुरुष। अब कर्म क्या होता है हमारा? कर्म होता है हमारा जो, देखिए कुछ चीजें होती हैं जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कर्ता हो गया। अब कर्ता आप जानते हो, कर्ता वो इंसान है जो कर्म को कर रहा है या जो क्रिया को कर रहा है ना, उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जो किया जा रहा है, जिसको किया जा रहा है वो, या कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसको हम कर्म कहेंगे। अब कर्म का क्या नाम है? हमारा कारक चिन्ह कौन सा है? को। कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को। इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह जो क्या है? को है। यानी जब आप सामासिक शब्द का समास विग्रह करेंगे तो हमारा कौन सा कारक चिन्ह आएगा? को आ जाएगा। जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला। अब रथ चालक किसको कहेंगे? जो इंसान रथ चालक है उसको रथ चालक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो रथ को चलाता है। तो रथ को जो चलाने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? रथ चालक कहते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा पद प्रधान हुआ? चलाने वाला। रथ थोड़ी प्रधान है भाई, रथ तो है लेकिन रथ को जो चलाने वाला है उसको रथ चालक कहते हैं। तो प्रधानता किसकी आ गई? चलाने वाले की, यानी उत्तर पद की। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कारक चिन्ह लग रहा है? को लग रहा है। अब कारक चिन्ह जब को लग रहा है तो हमें पता चल, हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर कारक चिन्ह को किसका होता है? कर्म का होता है। तो हमारा कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखो ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देश, देशागत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जन को प्रिय। तो इन सब शब्दों का जब आप समास विग्रह करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जहां पर भी आपको को कारक मिले, जहां पर भी को आ रहा हो वहां पर क्या होगा? हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए जो समास विग्रह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि भाई जब आप समास विग्रह ही नहीं सही कर पाओगे, आप उस अर्थ का जो हमारा शब्द दिया हुआ उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाओगे, तो फिर आप कोई भी कारक चिन्ह लगा दोगे, गलत सलत कारक चिन्ह लग जाएंगे और उससे क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। ये जो मैं शब्द लिख के लाया हूं, और भी शब्द आप अपनी बुक से मैक्सिमम शब्दों की आप कोशिश करिए कि आप समास विग्रह सही शब्दों में कर पाएं, तभी क्या होगा? कारक चिन्ह सही लगेगा। ठीक है, मरणासन, मरण को आसन। गृहकट, गृह को काटने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। ग्रहागत, ग्रह को आगत। कट फोड़वा, काट को
फोड़ने वाला। ऐसे ही शब्दों को आपने सही से जब उसका आप समास विग्रह करेंगे तो हमारा कारक चिन्ह एकदम सही आ जाएगा और हम इजीली उसको पहचान लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष। करण का हमारा जो कारक चिन्ह है वो कौन सा है? से या फिर के द्वारा। करण का क्या है? से या फिर के द्वारा। करण हमारा होता क्या है? करण हमारा होता है कि जिस माध्यम यानी जिस चीज से क्रिया संपन्न करी जा रही है उसका जो माध्यम है उसको करण कहते हैं। तो करण के द्वारा या फिर से, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा जब आप समास विग्रह करेंगे? या तो से शब्द आएगा या फिर के द्वारा आएगा। ये दोनों आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। जैसे स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से, देखिए ये गलत आ गया यहाँ पर, धनहीन यहाँ पर नहीं आएगा। धनहीन यहाँ पर क्यों नहीं आएगा ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ये गलत है। धनहीन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? अलगाव का चिन्ह आ गया ये, यानी धन से हीन होना, अलगाव होना। अब अलगाव किस में होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं अपना करण तत्पुरुष समास। तो जहां पर भी क्या हो, से आ जाए या फिर के द्वारा आ जाए। और भाव क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए माध्यम का। यानी करण क्या है हमारा? करण एक तरीके से एक टूल है जिससे क्या हो रहा है? क्रिया संपन्न हो रही है, क्रिया को संपन्न करने का माध्यम है। जैसे स्वयं द्वारा रचित, तो रचना किसके द्वारा हो रही है? स्वयं के द्वारा हो रही है। तो यहां पर क्या हो गया? स्वयं क्या हो गया? एक माध्यम हो गया, इसीलिए क्या आया? द्वारा आ गया। मन से चाहा, मन से चाहा जा रहा है तो मन क्या है? चाहने का माध्यम है, तो से आ गया। तो जहां पर भी आपको इस टाइप का भाव दिखे कि जहां पर के द्वारा या किसी चीज को जिस चीज से किया जा रहा है, से का जो अर्थ है वो आगे एक और आएगा, इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि आपको कैसे याद रखना है कि से जहां पर आए, से आने पर भाव कैसा होना चाहिए? के द्वारा वाला भाव होना चाहिए या फिर एक माध्यम द्वारा जो काम किया जा रहा है वो भाव होना चाहिए। जैसे बाण, बाणाहत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त, तो ग्रस्त है किससे? ज्वर से, तो यानी माध्यम क्या है ग्रस्त होने का? ज्वर। मदांध, मद से अंधा। रस भरा, रस से भरा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको के द्वारा या फिर से दिखे वहां पर क्या होगा? हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या होगा? इसमें दो पदों के बीच में संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक कौन सा है हमारा? के लिए। यानी संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए, जिस उद्देश्य से, क्रिया का जो उद्देश्य है वो संप्रदान कहलाता है। यानी जिस उद्देश्य से क्रिया संपन्न की जा रही है कर्ता के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपको देखने को मिलेगा कारक चिन्ह वो कौन सा मिलेगा? के लिए। के लिए, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब इसमें कई बच्चे जो कर देते हैं वो क्या कर देते हैं? विद्या का आलय, विद्या का आलय। अगर आप इस तरह से इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। भाई आपने का लगा दिया तो यहां पर हमारा तत्पुरुष समास कोई और सा बन जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष नहीं बनेगा। कौन सा बन जाएगा? संबंध तत्पुरुष बन जाएगा, वो हम भी आगे देखेंगे। लेकिन जब आपको समास विग्रह करना तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि भाई विद्यालय क्या होता है? विद्या का आलय नहीं होता, वो विद्या का रहने की जगह नहीं है। वो किसके लिए है? विद्या के लिए आलय है। वो वहां पर जाके आपको विद्या प्राप्त होगी, विद्या के लिए आलय। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो जहां पर भी के लिए आ जाए तो वहां पर हमारा क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो जहां पर भी आपको क्या देखने को मिले? के लिए देखने को मिले। जहां पर भी हमारा संप्रदान का कारक चिन्ह आए वहां पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अपादान तत्पुरुष। देखिए ये जो कारक चिन्ह है ये आपको यहाँ तो काम आएंगे ही आएंगे, ये आपको आगे अभी जब हम संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे उसमें भी कारक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये क्या होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। और इनको याद करने का तरीका क्या है कि आप इनको एक रिदम में याद कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्या आता है, कर्म आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन ए अरे हो, है ना। तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि इनका याद होना हिंदी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि किस संप्रदान को, किस हमारे कारक का कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह जो है वो हमारा क्या है, वो भी से है। कौन सा है, से है। लेकिन यहां पर जो से का अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, अलगाव निकलेगा, किसी चीज से अलग होने का भाव निकलेगा। ठीक है, किसी भी चीज से अलग होने का भाव निकलेगा। इससे पहले जब हम करण वाला पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, उसमें हमारा से का अर्थ क्या निकल रहा था, डिपेंड होने का अर्थ निकल रहा था। ठीक है, यहां पर क्या निकलेगा, यहां निकलेगा अलगाववाद, यानी कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही होगी। इसमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है, से अलग, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, से अलग, अलग होने वाली फील आएगी। जैसे कामचोर, काम से जी चुराने वाला, यानी काम से अलग होने वाला, अलग होने का भाव आ गया। ऐसे ही रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। अब देखिए यहां पर सब में से आ रहा है लेकिन भाव क्या आ रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है। इसलिए यहां पर क्या होगा, हमारा अपादान तत्पुरुष समास होगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। वन रहित, वन से रहित। अन्नहीन, अन्न से हीन। जलहीन, जल से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। यानी जहां पर भी आपको अलगाववाद दिखे, कोई चीज अलग होती हुई दिखे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपना संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष क्या होगा, संबंध आप जानते हैं, किसी का भी किसी चीज से संबंध बताया जाएगा। और संबंध तत्पुरुष का हमारा जो वो है, क्या नाम है, कारक चिन्ह है, वो क्या है, का, के, की। ये हमारे कारक चिन्ह आपको जहां देखने को मिलेंगे वहां पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। और दोनों शब्दों को आपस में क्या बताया जा रहा होगा, संबंध बताया जा रहा होगा। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इन दोनों का क्या करा, राजा का और पुत्र का क्या बताया गया, संबंध बताया गया। और हमारा कारक चिन्ह कौन सा आया, का। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राजा की कुमारी। तो दोनों शब्दों का क्या करा जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। और हमारा जो इसका कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो क्या है, का, के, की। तो आपको जहां पर भी का, के, की देखने को मिले समास विग्रह में, वहां पर तुरंत आपको कौन सा लगा देना है, संबंध तत्पुरुष समास लगा देना है। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। शिवालय, शिव का आलय। अब देखिए विद्यालय और शिवालय में एक फर्क आ जाता है, क्या, शिवालय जो है वो शिव के लिए आलय नहीं है, वो शिव का आलय है। शिवालय शिव का आलय है, वहां पर शिव रहते हैं, वो शिव की जगह है। विद्यालय, वहां विद्या नहीं रहती, वहां तो विद्या के लिए जाते हो आप, है ना। तो शिवालय क्या है, शिव का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। जलयान, जल का यान। तो जहां पर भी का, के, की दिखे वहां पर तुरंत आपको लगा देना है संबंध तत्पुरुष। अब देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का हमारा जो कारक चिन्ह है वो क्या है, में या फिर पर। में या फिर पर। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है, में या फिर पर। उसे क्या कहते हैं हम, अधिकरण
तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति, दीनदयाल, दीनों पर दयाल, दानवीर, दान देने में वीर, है ना। तो जहां पर भी आपको दो शब्द दिखे, दो कारक चिन्ह दिखे, कौन कौन से, या तो में या फिर पर, वहां क्या होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आचार निपुण, आचार में निपुण, जलमग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कला कुशल, कला में कुशल, शरणागत, शरण में आगत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, नगरवास, नगर में वास। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ये देखने को मिलता है कि क्या नाम है हमारा में या पर देखने को मिलता है, वो क्या है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए ये हमारे हो गए तत्पुरुष समास के भेद। इनके अलावा एक और भेद होता है जो वैसे तो हिंदी में उसको नहीं मानते, संस्कृत में मानते हैं, लेकिन कई बारी एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बना है। वो कौन सा है, नट समास, जिसमें क्या होता है आ देखने को मिल जाएगा, असभ्य, अनादि, असंभव, अनंत, यानी ये ना जहां भी आपको पहले दिख जाए वहां क्या होगा नट तत्पुरुष समास होगा। इसमें पहला पद क्या होता है, निषेधात्मक होता है। पहला पद क्या होगा, निषेधात्मक, किसी चीज का निषेध हो रहा होगा, वहां पर हमारा कौन सा होगा, नट तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे टाइप हो गए किसके, तत्पुरुष समास के। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट समास कौन सा है, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या हो गया, हमारा तीसरा समास कौन सा आया, कर्मधारय समास। इसकी क्या पहचान है, इसमें भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में भी क्या था हमारा, उत्तर पद प्रधान था। कर्मधारय में भी क्या है हमारा, उत्तर पद प्रधान है। अव्यय भाव में हमारा कौन सा था, प्रथम पद प्रधान था। लेकिन इसमें अलग क्या है, इस समास में क्या होता है, विशेषण, विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान की चीजें देखने को आपको मिलेंगी। यानी जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, और जो द्वितीय पद होगा वो क्या होगा, विशेष्य होगा, या फिर प्रथम पद उपमेय होगा और उत्तर पद उपमान होगा। यानी क्या होगा, किसी ना किसी चीज की उपमा दी जा रही होगी। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीले है जो, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक, दूसरा तरीका इसको पहचानने का कि आपको क्या क्या शब्द देखने को मिल सकते हैं, के समान, या फिर है जो, या फिर जैसा, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर क्या होगा हमारा, कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास होगा। क्या विशेषता है कि प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा, और द्वितीय पद उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा, और प्रधान कौन सा पद होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, तो इसमें मेन बात क्या है, कमल के समान। नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। ठीक है, तो प्रधानता किसकी है, प्रधानता हमारे उत्तर पद की प्रधानता है, और पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। वहां पर हमारा होगा कर्मधारय समास। पहचानने का तरीका, के समान आ जाए, है जो आ जाए, या फिर जैसा आ जाए। ठीक, देह रूपी लता, देह लता, नव है जो युवक, नव युवक, अधमरा, आधा है जो मरा, प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, कर्मधारय समास में आ जाएंगे। फिर आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे ही आपको पूर्व पद में कोई संख्या
लिखी हुई मिले, या फिर कभी कभी क्या होगा उत्तर पद में भी संख्या हो सकती है। तो जहां पर भी आपको संख्या मिले, गणितीय संख्या मिले, वहां पर क्या होगा हमारा द्विगु समास होगा। जैसे नवग्रह, नौ ग्रह, दोपहर, दो पहर, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, पंचरत्न, पांच तंत्रों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, पंसेरी, 5 शेरों का समूह, सतसई, 700 पदों का समूह, चौगुना, 4 गुना, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, है ना। तो जहां पर भी आपको क्या मिले, संख्या मिल जाए, वहां तुरंत आपको क्या लगा देना है, द्विगु समास लगा देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट समास कौन सा आता है, द्वंद्व समास। पांचवा समास हमारा कौन सा है, द्वंद्व समास। अब आप समझ रहे हो द्वंद्व क्या होता है। द्वंद्व नाम से अपने क्या बता रहा है, युद्ध, दो चीजों के बीच में युद्ध, द्वंद्व होना। अब आप जानते हो कि अगर मान लो प्रथम पद प्रधान है और द्वितीय पद हमारा क्या है, प्रधान नहीं है, तो उन दोनों में तो युद्ध होगा ही नहीं, द्वितीय पद तो पहले ही डर के रह रहा है। या फिर द्वितीय पद प्रधान है और प्रथम पद प्रधान नहीं है, तो भाई प्रथम पद डर के रह रहा है। सिंपल सी बात है, अगर एक चीज बहुत ताकतवर है और दूसरी चीज कमजोर है, तो उनमें तो युद्ध कभी हो ही नहीं सकता। युद्ध कहां पर होगा, युद्ध होगा हमेशा जब दोनों ताकतवर होंगे। जब क्या होंगे, दोनों ताकतवर होंगे, उन्हीं के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होगा हमारा, दोनों ही पद प्रधान होंगे। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता, मतलब मुख्यता किसी भी पद की नहीं होती। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। दोनों पद क्या होंगे, एक दूसरे के अधिकतर विलोम होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए पति पत्नी। अब पति पत्नी आप जानते हो दोनों के दोनों पावरफुल होते हैं, और दोनों के दोनों में क्या होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे ही अपना पराया, अपना पराया, अब जो अपना और जो पराया दोनों में क्या है, द्वंद्व है ना। तो जहां पर भी दोनों पद आपको प्रधान मिले और क्या हो, इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग हो, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे जल वायु, जल और वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल। तो क्या है, दोनों पद प्रधान है हर जगह पर, और अधिकतर जगह पर क्या देखने को मिलेगा कि दोनों पद क्या होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे पाप और पुण्य, अपना पराया, नर नारी, है ना। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विलोम होंगे। और हमारा जो समास विग्रह करने पर क्या होगा, इनके बीच में और, अथवा, या, एवं आदि चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हमारा क्या है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, लेकिन जो इन दोनों से मिलके नया शब्द बनता है, उसका जो अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। इसमें क्या होगा, इसमें अर्थ प्रधान होगा सामासिक शब्द का। ठीक है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर क्या आता है, वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका। अब गज का आनन किसका है, गणेश जी का। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, शिव। अब देखिए इसमें एक थोड़ी सी चीज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैं यही शब्द ले लूं, मान लीजिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र अगर शब्द आ गया और पूछा गया भाई इसमें कौन सा समास है, तो आप तो द्विगु भी लगा सकते हो भाई, कि द्विगु समास है, पहला पद संख्या है ना, पहला पद संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आपको वो हमेशा जो भी शब्द देगा वो अर्थ के साथ देगा। जैसे वो उसने दिया त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तो हो गया हमारा द्विगु समास। अगर उसने त्रिनेत्र दिया और उसका अर्थ दिया तीन नेत्र,
तो हो गया द्विगु समास। अब उसने शब्द दिया तीन नेत्र, अब उसका अर्थ क्या दिया उसने, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। जैसे हमारा क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीलकंठ का एक हमने पहले भी पढ़ा है, नीला है जो कंठ। अब नीला है जो कंठ कर्मधारय है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि है। ठीक है, तो बहुव्रीहि जब आपसे पूछा जाएगा तो मोस्टली आपको उस समासिक शब्द का अर्थ जरूर दिया जाएगा। अब उसने दिया नीलकंठ, अर्थात नीलकंठ का अर्थ दिया उसने क्या, कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब बताइए इसमें कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। उसने सिर्फ दिया नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो फिर कर्मधारय समास है। और अगर उसने अर्थ नहीं दिया, उसने अर्थ नहीं दिया, तो फिर वो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देगा, या तो कर्मधारय वाला ऑप्शन देगा या बहुव्रीहि ऑप्शन देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। और अगर वो दोनों एक साथ दे देता है और अर्थ भी नहीं देता, तो फिर वहां क्या होगा, वहां आप जो मर्जी लगा के आओ, उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगेगा और नंबर सबको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुव्रीहि पहचानने का तरीका आप समझ गए कि दो शब्दों से मिलके एक नया शब्द बनेगा जिसकी प्रधानता होगी, यानी उन दोनों शब्दों से जो मिलके हमारा अर्थ निकल रहा है उस अर्थ की प्रधानता होगी। और अधिकतर आपको इसमें देखने को क्या मिलेगा, भगवान के नाम। ठीक है, दशानन, दश है आनंद जिसके। अब दशानन वैसे तो ये क्या है, द्विगु समास है, लेकिन जैसे ही इसका अर्थ ये निकला कि दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो क्या हो गया, ये बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज, चतुर्भुज भी क्या है, द्विगु समास है, चार भुजाएं, लेकिन जैसे ही इसका अर्थ ये हुआ कि चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, तो क्या हो गया, ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, तो जहां पर भी आपको अर्थ के हिसाब से दिया जाएगा आप इजीली तुरंत टिक कर देंगे, बहुव्रीहि है या फिर कर्मधारय है या फिर द्विगु है। ठीक है, अर्थ नहीं दिया तो फिर कोई एक ऑप्शन दिया होगा, दोनों ऑप्शन आपको साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे के सारे समास कंफर्म क्लियर हो गए और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे समास के हैं एग्जाम में आने वाले वो सब कराएंगे। तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ये मेरी आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सके और हम सब एक परिवार की तरह आगे बढ़ें और सिलेक्शन पाकर ही रहें। तब तक धन्यवाद, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए।